अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन हर सुबह हम ये बात करते हैं कि ये सुबह नई उमंगों, नई खुशियों और नए ख्वाबों के साथ शुरू हुई है, लेकिन आज एक और बात करनी भी बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लोग उदासी में हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, और शायद जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो वो बहुत आसान होता है एक मुस्कुराहट के साथ उनके लिए कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहने की वजह ये होती है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो जिस अज़ियत से, जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, शायद उसको कोई समझने वाला नहीं है। और इस उदासी में अक्सर वो इतने अकेले पड़ जाते हैं कि दे टेक एक्सट्रीम मेजर्स। आज ये बात बहुत अफसोस से कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में नौजवानों में इस डिप्रेशन, इस तनाव की एक बढ़ती हुई शरह है। और आज हम ये देखते हैं कि इस प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, बल्कि ख़ुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। कल हमने एक और बड़ा दिलखराश वाक़या देखा जब लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में एक तालिबा ने अपने जान खुद ले ली। वो चौथे माले से कूद गई और उसके बाद एक बहुत ही अज़ियतनाक तरीके से हमने देखा कि उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ। यहाँ पे ये बात कहना मुश्किल भी है क्योंकि ये चीज़ आप फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके साथी, उनके घर वाले, और कहीं ना कहीं हर एक के दिल में एक काश जन्म लेता है। काश मैंने ये पढ़ लिया होता कि वो शख्स कितना उदास है या किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। क्या वजह है कि हम ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते? ऐसा नहीं है कि मुश्किलें आज ज़्यादा हैं, पहले कम थी। पहले भी लोगों के साथ अगर ऐसा कोई मामला होता था तो वो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से बात कहकर दिल हल्का कर लेते। आज क्या वजह है कि हर शख्स एक अकेलेपन का शिकार है, और ऐसा अकेलापन जिसमें बावजूद इसके कि आपके सोशल मीडिया पे हज़ारों दोस्त हों, आप बज़ाहिर बड़े खुश लग रहे हों, अच्छे कपड़े पहन रहे हों, अच्छी तस्वीरें लेके, अच्छी सेल्फीज़ लेके डाल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आज कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपके साथ करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि आपके सामने कई ऐसे वाक़यात आते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि भाई हमने सुना तो था, उसने कहने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे लगा कि नॉर्मल सी बात है, अटेंशन सीकिंग है, एक डिप्रेशन है, मैंने उससे कहा भी था कि अपने जहन को बदलो, बाहर चले जाओ। जब आप वाकई डिप्रेशन के शिकंजे में होते हैं, आपके लिए बाहर जाना, कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए ये टिप बताती चलूँ कि कब एक शख्स सुसाइडल होता है। उसके दो तरीके हैं जांचने के। एक ये कि अगर किसी ने इस बात का इजहार किया है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये थॉट उसके जहन में घूम रही है। अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक सीरियस प्लान से? तब आप ये जानिए कि अगर उससे थोड़ा सा अगर आप उसको कुरेदें और उसके जहन में एक बाकायदा प्लान है, यानी अगर कोई ये है कि मैं जी ख्वाब आवर गोलियाँ लेके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ या अपने आप को ब्लेड से काट लेना चाहता हूँ, दैट इज़ योर टेल टेल साइन। उस वक्त फ़ौरी तौर पर उस शख्स को मदद की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से डिले होता है, आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये बोझ आपके ज़मीर पे हमेशा रहेगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू पीपल व्हाट दे आर सेइंग। ये बिल्कुल कोई मजाक की बात नहीं है। किसी ने अगर अपनी तस्वीर के नीचे लिखा कि जी अगर मैं कल को अपनी जान ले लूँ तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा मुझे इस तरह याद रखें, इस रूप में याद रखें, दैट इज़ योर टेल टेल साइन। और इस तालिबा के हवाले से अब जब उसकी सोशल मीडिया फीड को देखा जाता है तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस वो दे रही थी। अब ज़रा दूसरी चीज़ की तरफ भी बात कर लेते हैं कि चलें, ये तो एक बड़ा एक्सट्रीम सिनेरियो है, लेकिन कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब शुरुआत होती है, जब आप एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अगर किसी का बहुत तेज़ी से वज़न गिर रहा है या बढ़ रहा है, अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रोने का दिल चाहे। एक होता है हेल्दी कैथारसिस कि आपको किसी बात से तकलीफ़ हुई, आप थोड़ी देर के लिए उदास हुए और आपने चंद आंसू बहाए उस हवाले से। लेकिन अगर आपका घंटों रोने को दिल चाहता है और आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, दोज आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू सीक हेल्प। अगर आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द कोई आपको समझ नहीं पा रहा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं, प्लीज़ गेट इन टच। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड योरसेल्फ द मोस्ट। और ये भी याद रखिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसी उदासी है तो सबसे अहम चीज़ यही है कि हमने अपने आप को खुद उसका वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक पहला कदम
मदद की तरफ आपको खुद बढ़ाना है। और आज हम यही बात करना चाहेंगे। हमारा पूरा फर्स्ट हाफ का जो सेगमेंट है वो इसी पे डेडिकेटेड होगा। मेरे साथ जैन गोपलानी होंगे। यू नो ही इज़ अ रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर, इसके अलावा करियर काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर डिप्रेशन की वजह देखी जाए तो वो या तो रिलेशनशिप्स या करियर ही होता है। सो इट इज़ डायरेक्टली हिज डोमेन। आई विल आस्क हिम कि क्या वो काम के प्रेशर्स हैं, कॉलेज के प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि लोग इस विशियस साइकिल में पड़ते जा रहे हैं। अगर आप सड़क पे भी निकले, अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाइए, सुबह का पहला वक्त होगा, यानी इस वक्त 8 या 9 बज रहे हैं। पीपल शुड बी हैप्पी एंड विद अ स्माइल दे शुड बी गोइंग टू वर्क। लेकिन अभी से अगर आपके कंधे बोझल हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाए हुए हैं। उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिएगा। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। में साथ मौजूद हैं जैन गोपलानी, ऑफ कोर्स अ वेरी वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर। आज हमने खुसूसी तौर पे उनसे बात करने की कोशिश, हम द सब्जेक्ट वी हैव पिक्ड इज़ ऑफ कोर्स डिप्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेस, स्पेशली इन द यंग पीपल, और जिसकी वजह से आपकी वर्क लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। जैन, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड फॉर पिकिंग अप दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इट्स अलार्मिंग द काइंड ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस young people are going through. उनको लगता है कि वो दिखाई नहीं देते, उनको कोई समझने वाला नहीं है. They are feeling more and more lost. What is the reason? A lot of reasons. Number one, how the time is changing, how the technology is replacing the human element completely. कि हम पूरी तरह जो है ना, हम लोग एक कमरे में होते हुए भी 6 लोग मौजूद हैं, हर कोई फ़ोन पे लगा हुआ है और हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया जी रहा है उस छोटे से डिवाइस के हाथ के आगे। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, हर बंदा वहाँ पे रिकग्निशन चाहता है, आपस में बात करने को तैयार नहीं है। You mentioned something like instant gratification. Yes. I think that's spot on. कि जब आपके वो आइकन पे नोटिफिकेशन का रेड बलून आता है, आपसे रहा नहीं जाता है। It's like a drug. यानी जैसे आप कोई ड्रग के लिए एक ड्रग एडिक्ट भागता है, आपको फौरी तौर पे चेक करना है कि लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, एंड यू फील गुड। ओवर द टाइम आप ये रियलाइज नहीं करते कि ये आपके दिमाग की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल रहा है। डोपामीन रिलीज होता है ना, ब्रेन के केमिकल्स हैं जिसमें एंडोर्फिन्स भी आते हैं, डोपामीन भी आते हैं। ये डोपामीन है प्रॉपर्ली। और जो लोग समझते हैं ये, फॉर एग्जांपल जो लोग ड्रग्स करते हैं, जो लोग एक्चुअली ड्रग्स करते हैं, वो डोपामीन होता है उनका, जो वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से उन्हें मजा आता है उस चीज़ करने में। हाय एग्जैक्टली। आप और मैं पहली बार करेंगे, हम खांसेंगे, हम अजीब से हो जाएंगे, क्योंकि हम करते नहीं है, पर जो लोग करते हैं उसको ये हाई मिलता है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये भी एडिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर मेरे कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त फेसबुक से बहुत ज़्यादा वो है, एडिक्टेड है, और वो मोबाइल से बहुत एडिक्टेड है। और हमने एक्चुअली उसको चैलेंज में डाला था कि तुम 2 घंटे मोबाइल फ़ोन हाथ नहीं लगाओगी। नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल था उसके लिए। एंड यू नो, दे आफ्टर एन आवर सो शी वाज एक्चुअली गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, आई डोंट वांट टू पुट इट एंटायरली ऑन सोशल मीडिया ज़ैन, लेकिन आप ये भी देखें, इससे मेरे जहन में आता है कि हमारे दीन में कितनी खूबसूरती है। जो आपने कहा ना कि जो हम आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, एंड दैट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, दैट ह्यूमन टच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ईद आती है तो हमें कहा यह गया है, हदीस पाक की सुन्नत है कि आप एक दूसरे से गले लगें, ईद मिलें। फिर इसी के अलावा जब आप वैसे लोगों से मिलते हैं, आपको कहा है कि तोहफा दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है, मुसाफा किया करो जिससे कुर्बत बढ़ती है। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल ह्यूमन टच, ह्यूमन कॉन्टैक्ट, राइट? That's what it is. लेकिन आज हमारे माशरे में ये मिसिंग है। एवरीबडी फील्स कि मेरी एक अलग दुनिया है, मैं अलग घूम रहा हूँ। सुसाइड एंड डिप्रेशन, अभी भी हम इन सब्जेक्ट से कतराते हैं ज़ैन। इस वक्त यानी इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हमने ये वाक़यात देख चुके हैं। प्रेशर्स को ना समझ पाते हुए लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। कैसे इसको रोकें? पहला मसला तो ये है कि आपको, मुझे फ्लू होता है, हम डॉक्टर के पास फ़ौरन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस्म में बीमार हो सकता है। दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है, वो बीमार हो सकता है। क्यों हमारे यहाँ पे अलमिया हो जाता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए। अलमिया है, ओ माय गॉड, नफ्सियाती है, उसको पागल कह दो। बिल्कुल, पागल तो शुरुआत का वर्ड है, उसके आगे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पागल तो शुरुआत का वर्ड होता है। अगर किसी इंसान को भी कहना कि यार, यू नो व्हाट, तुम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, वो बंदा ऑफेंड हो जाता है, मैं पागल हो गया हूँ क्या, ये, एंड यू वुड गो लाइक, यू नो व्हाट, यू नीड, यू नो, अ प्रॉपर डॉक्टर।
आप और मैं अपनी बातों से बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर एक डॉक्टर है जो एक्चुअली बताएगा कि यार अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। पहला मसला तो ये है बिल्कुल कि आप इन मामलात को समझें। और आपने बहुत खूबसूरती से कहा था अपने इंट्रोडक्शन में कि कोई इंसान जब बात पे रोता है, ये नॉर्मल नहीं है। यस ठीक है, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ कि जैसे अभी आपने सोशल मीडिया का हवाला दिया या नाराज़ होने का, रोने का बहाना दिया, जैन हम सबके फ्रेंड्स के ग्रुप में एक शख्स ऐसा होता है जो थोड़ा अटेंशन ग्रैब करता है। आई फील दैट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। हम कहते हैं ओ सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन आ गई, बार बार ये बातें करती है, इसको तो यही मसला रहता है हर वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखें अब ये मामला चल रहे हैं बहुत सारे। मैंने कहा ना ये दलदल है एक्चुअली, और यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। घर का भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी किस तरह बंदे को चेंज किए जा रही है कंटिन्यूसली, और वालिदैन समझते नहीं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनको शायद समझ में आती नहीं है या वो टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते। अच्छा ज़ैन, मेरे पास वक्त कम है, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि यू एंड आई आर नॉट एक्सपर्ट्स, बट विद आवर ओन फील्ड ऑफ काउंसलिंग, ऑफ नोइंग द करियर्स, ऑफ नोइंग द वर्ल्ड प्रेशर्स, व्हाट विल बी योर टॉप 3 टिप्स फॉर समबडी जो इस वक्त ज़हनी तनाव का शिकार है, जो फील करता है कि शायद मुझे हेल्प की ज़रूरत है, वो अपने आप में क्या कर सकता है? पहली बात, एक्सप्रेस करो एटलीस्ट उन लोगों को जो आपको समझते हैं, स्पेशली पेरेंट्स। उन्हें कम्युनिकेट क्लियरली करो कि मुझे ये मसला है, वही हेल्प कर सकते हैं। सब सारा वो हेल्प करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स वगैरह। पहला मामला ये हो गया। दूसरा मामला ये कि आप इंटरनेट पे एक कोई ट्रेंड के लिए लाखों मिनट सर्च कर देते कि वो सर्च करूंगा मैं। अपने किसी पॉइंट को भी तो सर्च करो। इतनी सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं हम यार, ये ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड क्या है, ये पेपर क्या है। थोड़ा सा स्टडी करो अपने बारे में भी, इट्स गोना हेल्प यू आउट। ऑल्सो आपको शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करेगा फ्रॉम ऑल दोज ओवरथिंकिंग हैबिट्स। एंड तीसरा, ह्यूमन कनेक्शन और नेचर के क्लोज हो जाओ। मैं बताऊं, नेचर में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतने खुदा के खजाने छुपे हुए हैं ना। सिंपल गार्डन में वॉक करना, सिंपल समंदर के पास चले जाना, इसमें एक्चुअली खजाने छुपे हुए। नेचर के क्लोज जाओ, आपको एक्चुअली रिलीफ मिलेगी। ज़ैन, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल टिप। हम जो ये कंक्रीट जंगल में रहते हैं, सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें हमें नज़र आ रही हैं, वाकई हम नेचर से बहुत दूर हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, लोग कहते हैं अर्थिंग, जस्ट टेक ऑफ योर शूज़ और थोड़ी देर के लिए फर्श पे नंगे पैर ही चल रहे हैं, आपको लगेगा कि यू हैव ब्रोकन दैट पैटर्न। देखें, एक नेगेटिव साइकिल या पैटर्न होता है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी के बाद आपका अगला स्टेप ऑफ रिकवरी आता है। बट ज़ैन, वी मस्ट ब्रिंग दिस टॉपिक अप अगेन। मैं आपको दोबारा इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में तकलीफ दूंगी, बिकॉज दिस इज़ एन एरिया वी रियली नीड टू। जब तक आपका जहन पुरसुकून नहीं है, ना आप कामयाब हो सकते हैं, ना आप जॉब पे परफॉर्म कर सकते हैं, ना आपकी रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल हो सकती हैं। सो लेट्स रिकग्नाइज दैट एंड लेट्स ट्राई टू फाइट दिस फाइट। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। बट स्टे हेल्दी एंड रीच आउट फॉर हेल्प इफ़ यू नीड इट। थैंक यू। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन आज हम बात कर रहे हैं कुछ अहम सब्जेक्ट्स के हवाले से। अच्छा नाज़रीन, अक्सर ये बात की जाती है कि जब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के टैक्स के गोशवारे पब्लिक किए जाते हैं या बताया जाता है कि उन्होंने साल में कितना टैक्स जमा कराया है, तो हम अक्सर अपने घरों में ये गुफ्तगू करते हैं कि भाई इनसे ज़्यादा टैक्स तो हम देते हैं, हालांकि इनके पास इतने पैसे हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये टैक्स जो आप देते हैं, स्पेशली जो सैलरी क्लास है, जो प्रोफेशनल्स हैं, आपकी जो टैक्स है वो एट सोर्स कट रहा है, लेकिन ये जमा नहीं हो रहा, और आप फाइलर के तौर पे उस वक्त तक आपका स्टेटस एज अ फाइलर नहीं बन जाता जब तक आप खुद अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते। ये एक बहुत ही टेक्निकल बात है, जिसको यानी एक आसान आम फहम बात है, लेकिन हमारे यहाँ इसके हवाले से बहुत कन्फ्यूजन है। तो हमने सोचा इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि आम तौर पर जब फिस्कल ईयर ख़त्म होता है 1 जुलाई को आपको अपने टैक्स के गोशवारे जमा कराने चाहिए। इसकी भी डेडलाइन तकरीबन 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की हुई है, उसमें मज़ीद तौसी की गई थी, और अब ये लास्ट डेडलाइन जो है वो 30 नवंबर की है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि
बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं और ये टेक्निकल बात समझ नहीं पाते कि भाई हम तो क्योंकि हमारी सैलरी आ रही है, हमारा तो एट सोर्स ही टैक्स कट जाता है। ये टैक्स कट जाना एक तरह से कलेक्ट करता है, इसको जमा किया जाता है, लेकिन आपके नाम से और आपको इसका बेनिफिट एज अ फाइलर उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक आप अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते। इस पर मज़ीद बात करने के लिए वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमीद अतीक सरवर साहब। आप FPR में यूर अ मेंबर फैट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमीद हमारे साथ मौजूद होने का। एक तो सबसे पहले लोगों को थोड़ा सा इस पर वाजे कर दीजिए कि फाइलर बनने के लिए, गोशवारे जमा कराने के लिए कोई जो सैलरी क्लास लोग हैं उनका तो एट सोर्स उनका टैक्स कट रहा है, गोशवारे जमा करवाने से हमारी क्या मुराद है, हम उसको मज़ीद कैसे आसान फहम लोगों के लिए बना सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। जैसा कि हम आप सबको मालूम है 3 दिन रह गए हैं रिटर्न या गोशवारा दाखिल कराने की। आखिरी तारीख 30 नवंबर है जी। और हमारे यहाँ जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये गलतफहमी पाई जाती है कि अगर हमारा टैक्स जो है वो एट सोर्स कट गया है तो हमें रिटर्न नहीं जमा करवानी है। हालांकि रिटर्न फ़ाइल किए बगैर हम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं देख सकता कि किस आदमी ने क्या अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा टैक्स जमा करवा दिया या कम जमा करवा दिया। इसका फ़ैसला जो है सिर्फ गोशवारे के ऊपर होता है। सही। और हमें अभी IMF के साथ भी मुज़ाकरात में ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश आया कि हमारी जो है रिटर्न फाइलिंग की शरह मुकर्ररा तारीख तक जो है वो सिर्फ 0.5% यानी आधा % पूरी आबादी का 22-23 करोड़ का माशाल्लाह हमारा मुल्क है, उसमें 8-10 लाख सिर्फ टैक्स जो है वो टाइम पे जमा कराते हैं, बाकी बहुत लेट जमा करवाते हैं। हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में शरह 4% है और कनाडा वगैरह में तो ये शरह जो है 70, 80, 90% तक चली जाती है। तो समहाउ ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से और वैसे भी हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि रिटर्न दाखिल कराना जो है ये बहुत अहम कौमी फरीज़ा है। और बाकी मुल्कों में तो इसके बाकायदा अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका में दिन मनाए जाते हैं रिटर्न फाइलिंग का डे एक डिक्लेयर किया जाता है जिसमें सब लोग अपनी रिटर्नें जो है वो वॉक करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। डॉक्टर हमीद, अब जो लेटेस्ट हुकूमत ने इसको इनकरेज करने के लिए, लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो अपने टैक्स के गोशवारे जमा करवाएं, जो इक़दामात किए हैं उसके बारे में बताइएगा। बिकॉज हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि अब जो नॉन फाइलर होगा वो किसी भी बड़े एसेट की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता, या जो नॉन फाइलर होगा उस पर ज़्यादा टैक्स लागू किया जाएगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है या घर ख़रीदना है या गाड़ी ख़रीदनी है, जो नॉन फाइलर है उसको शायद उस पे उसको क्या कदगन लगाई गई है, उसको क्या नुकसान है फाइल ना करने का? जी पिछले सालों में तो ऐसा होता रहा है कि रिटर्न आप लेट फाइल करके भी हम हर हफ्ते बाद जो थे वो फाइलर की लिस्ट जो अपडेट कर देते थे। इस दफ़ा पार्लियामेंट ने हम पे पाबंदी लगाई है कि जी हमने ये लिस्ट शायद पूरा साल अपडेट नहीं करनी है। तो जो लोग इस गाड़ी में चढ़ने से रह जाएंगे उनको इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने को, वो फाइलर नहीं हो सके, उसके नतीजे में वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, गाड़ी नहीं ख़रीद सकते। और उसके साथ उन्हें जो है विदहोल्डिंग टैक्सेस में जो कि 21-22 तरह के विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनकी शरह जो है तकरीबन 1.5 से 2 गुना हो जाएगी आम फाइलर की निस्बत। सो ये लोगों के अपने मफाद में है कि गैर ज़रूरी टैक्स से बोझ से बचने के लिए और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उन पे पाबंदी लग जाए। उससे बेहतर है कि वो अपना गोशवारा जमा करवा दें, जिसमें अक्सर लोगों का टैक्स एट सोर्स काफ़ी सारा कटा होता है, बस थोड़ा सा टैक्स जो जमा तफरीक का जमा करवाना होता है जी। हमने तो इसका प्रोसेस भी बहुत आसान कर दिया। हमारी आपको वकील की फ़ीस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूर वकीलों की बड़े टैक्स पेयर उनकी मदद लें, लेकिन एक तनख्वाहदार आदमी अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वो वेबसाइट पे हमारे जाके तो वहाँ फाइलिंग की वीडियो भी पड़ी हुई है, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी पड़ी हुई हैं, उनको देख के कर सकता है। किसी जगह पे किसी मरहले पे प्रॉब्लम आए, हमारी हेल्पलाइन है 051-111-772-772, वहाँ पे कॉल करें। वहाँ पे हर वक्त लोग कंप्यूटर खोल के बैठे हैं और आपका बल्कि डॉक्टर हमीद आप ही के तवज्जुह से ये कहना चाहेंगे कि ई फाइलिंग अब काफ़ी आसान बना दी गई है। जो लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं, समझते हैं, वो आसानी से अपनी फाइलिंग खुद कर सकते हैं। और जहाँ पे दूसरे मामलात हैं जहाँ आप समझें कि जी नॉन फाइलर को क्या नुकसान हो सकता है, तो FBR ही की वेबसाइट पे ATL लिस्ट है, यानी अगर आपका CNIC नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर उस फॉर्म में एंटर किया जाए तो ये पता चल सकता है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं
हैं या नहीं। तो जैसे आपने फरमाया कि विद होल्डिंग टैक्सेस ज़्यादा लग सकते हैं, नॉन फाइलर जो है उसको यानी फॉर एग्जांपल 50 लाख से ज़्यादा की कोई ख़रीद वो नहीं कर सकता। एक और सवाल थोड़ा सा गोश्तवारों को आसान बनाने के लिए डॉक्टर हमीद यहाँ करना चाहूँगी कि एक तो आप अपना सैलरी जो लिस्टिंग है कि जी आपकी सैलरी स्लिप्स और आपका जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आप ये फाइलिंग में आप शामिल करते हैं। इसके ये आपको आपकी कंपनीज़ के फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो कहा जाता है, जैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी के पास जाके आप कह सकते हैं कि पूरा साल मैंने आपकी सर्विस यूज़ की है तो उसका विद होल्डिंग टैक्स कितना था, या अगर आप बैंक अकाउंट में अकाउंट मेंटेन करते हैं उस पर कितना विद होल्डिंग टैक्स कटा। इसके अलावा और गोश्तवारों में सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हम जमा करा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो आपका टैक्स कट जाता है सैलरी पे, ज़्यादातर लोगों का कुछ बैंक में ख़ास तौर पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स कटा होता है जी। फ़ोन पे टैक्स कटा होता है, गाड़ी का टोकन आप पे करते हैं उसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ टैक्स कटा होता है जी। तो ये चीज़ें आप इन 4-5 जगहों से इकट्ठी कर लें और उनका सम टोटल करके अलग-अलग से वो रिटर्न के अंदर खाने बने हुए हैं उनमें जमा करवा दें ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए, और अगर आपका टैक्स ज़्यादा कट गया हुआ है तो वो आपको उसका रिफ़ंड मिल जाए या अगले साल में उसकी एडजस्टमेंट भी मिल सके। कंट्री अगर आपने डोमेस्टिक ट्रैवल किया है उस पे जो एयरलाइन आपसे टैक्स डिडक्ट करती है आप वो भी अपने गोश्वारों में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पर्चा हमें कहीं मिलता ही नहीं है। एयरलाइन के पास जाओ तो वो भी देने को राज़ी नहीं होती। ये थोड़ा मामला सुलझाइएगा। जी यूजुअली तो ये एयरलाइंस को या उनके ट्रैवल एजेंट्स जो टैक्स काटते हैं आपके टिकट के ऊपर, उसकी जब आपको बिल आता है या इनवाइस आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है जी। और अगर इस सिलसिले में कोई मसला रहे कि अभी भी आप समझते हैं कि वो इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है जिसे टैक्स डिपार्टमेंट कबूल करे, तो वो हमारी ये जो info@fbr.gov.pk के ऊपर आप ये क्वेरी भेज दें तो हम इंशाल्लाह 24 घंटे में आपको इसका जवाब भी दे देंगे और इसमें कुछ अगर दुरुस्तगी की ज़रूरत है तो वो भी कर देंगे। ठीक है आमिर साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटे कारोबार हैं, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट्स हैं, ब्यूटी सैलॉन्स हैं, इनका जो स्टाफ होता है आम तौर पे इनको तनख्वाहें कैश में दी जाती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये लोग टैक्स नेट के अंदर कैसे आते हैं? क्या आप सिर्फ सर्विसेज टैक्स जो इस कारोबार पर लागू हो रहा है वही FBR में सिर्फ जमा कराने की ज़रूरत है और उनका जो भी टैक्सेशन लॉयर होगा, फाइनेंस पर्सन होगा, वो FBR से इन टच रहता है? लेकिन वहाँ जो लोग हैं जो कि मिनिमल तनख्वाह से ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मिनिमल तनख्वाह पाकिस्तान में 16,000 रुपये है और सैलॉन्स में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह 25,000, 30,000 इस तरह है, तो वो लोग टैक्स की मद में कैसे आ सकते हैं? जी ये बात आपने अच्छा इशू उठाया। इसमें यह है कि जो सेल्स टैक्स है जैसे रेस्टोरेंट के ऊपर लगता है वो बिल्कुल एक अलग लेवी है और हमारी इनकम टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग है। तो सैलरीड तबका जिनकी मजमूई तनख्वाह 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है साल की, उन्हें अपनी रिटर्न दाखिल करानी, चाहे उन्हें कैश में दी गई है, चाहे उनको क्रॉस चेक से मिली है या बैंक से मिली है। सिर्फ ये है कि एम्प्लॉयर को हमने ये कहा हुआ है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा यानी टैक्सेबल सैलरी देते हैं तो आप कैश में ना दें, बैंक में दें, हम उनका खर्चा डिसअलाउ करते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको अगर तनख्वाह मिली है तो आप अपनी रिटर्न ना डालें और अपना जो हिस्से का टैक्स अगर नहीं कटा तो वो टैक्स रिटर्न के साथ जमा करवा दें और फाइलर बन जाएगी। डॉक्टर हामिद, वो मद क्या है? यानी आप कितनी से ज़्यादा तनख्वाह कैश में नहीं देनी चाहिए छोटे या मीडियम साइज़ कारोबारों को? जी ये इनकम टैक्स के लॉ में ये लिखा हुआ है। हमने पहले 10,000 रुपये थी, फिर हमने इसको कुछ यहाँ पर मंथ की तनख्वाह थी कि जी 10,000 से अगर ज़्यादा आपने तनख्वाह देनी है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हद को हमने बढ़ा के 25-30 हज़ार के ऊपर ले गए हुए हैं। लेकिन ये है कि वो अगर टैक्स पे सैलरी पे टैक्स नहीं काटता, अगर टैक्सेबल सैलरी है तब भी हम उसको एम्प्लॉयर को डिसअलाउ कर देते हैं, और अगर जो है वो चेक के ज़रिए से या बैंक के किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए नहीं देता तब भी उसकी डिसअलाउ। लेकिन वो मामला जो है वो एम्प्लॉयर का और हमारा चलता है, उसके अंदर एम्प्लॉई को कोई नुकसान। सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि 30 नवंबर आपने मज़ीद 2 महीने की एक्सटेंशन FBR ने दी थी, अब मामला क्या होगा? अगर इस माह भी हम देखते हैं कि 30 नवंबर को लोग अपने गोशवारे नहीं जमा कराते, तो जैसे आपने कहा कि ये बस निकल जाएगी, इसके बाद इस बस पर सवार नहीं हो सकते।
जी, हुकूमत की और एफपीआर की कोशिश तो यही है। बस हम आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल आखिरी वक्त में आके सारा काम करने की कोशिश करते हैं। अभी भी मेरे इल्म में है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मतलब जब ड्राफ्ट सेव कर लेते हैं सिस्टम पर, हमें नज़र तो आ रहा है, हमें लग रहा है कि अभी 5-10 लाख लोगों ने रिटर्न जो है बना के रखी हुई है और वो जमा नहीं करा रहे, ऊपर वो क्लिक जो करना है उन्होंने नहीं करा। और ये अगर 30 नवंबर को करेंगे तो सिस्टम चोक हो जाता है, इतना उसकी बैंडविड्थ और इस तरह की होती है। ऑल्दो हमने काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ बढ़ाई है और हमारी पूरी कोशिश है कि सिस्टम चोक ना हो, लेकिन लोगों को परेशानी होगी कि जी अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट नहीं हो रही। तो ये लोगों को चाहिए कि आज या कल में जितना देर कर सकते हैं वो कर दें। और ये हम मतलब सारी दुनिया के मुल्कों में कोई एक्सटेंशन देने का रवाज नहीं है। अब हम 2 महीने 3 महीने की एक्सटेंशन दे चुके हैं, अब फिर लोग कहेंगे जी 15 दिन और दे दें, 30 दिन और दे दें, तो ये सिलसिला कहीं ख़त्म नहीं होता। सही। कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रुकना है। जिनको अगर वाकई प्रॉब्लम है उनके कमिश्नर के पास 15 दिन की एक्सटेंशन। सो इन अदर वर्ड्स डॉक्टर हामिद, डेडलाइन मींस डेडलाइन। और अब वाकई इसका मेरे ख्याल में लोगों को इदराक होना चाहिए कि जब एक चीज़ का हतमी वक्त आ गया है तो ये नहीं कि हम एज अ नेशन, जो हमारी आदत है lastminute.com आखिरी दिन पे जाके कुछ ना कुछ करना, यू नीड टू बी मोर विजिलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। 1 जुलाई से लेके अब 30 नवंबर आ गई है, 4 महीने ये मजीद डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी। 30 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। मेक श्योर अभी भी 2-3 रोज़ बाकी हैं। और अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनका जिक्र डॉक्टर हामिद ने किया कि 5-6 लाख लोग आराम से ड्राफ्ट बना के बैठे हुए हैं, ई ड्राफ्ट बनाया हुआ है, वो क्लिक नहीं कर रहे सेंड का, तो प्लीज़ खुदारा जाइए, आज ही कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आगे जाके आप सब एक साथ करने की कोशिश करें तो सिस्टम चोक हो जाए, इसकी बैंडविड्थ एग्जॉस्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी, और आपको बताते चलें कि हमने कल जिस मौजू पे प्रोग्राम किया था, बाकायदा बात की थी इस हवाले से कि करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग एक बहुत ही तारीख साज लम्हा है पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए और इनके आपसी रवाबित के लिए, कि किस तरह इसमें एक पीस, एक अमन भाईचारे की बात की जाए। पाकिस्तान ने दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया है, एक कदम आगे लिया है। 1988 से हम देख सकते हैं कि ये मामला टेबल हुआ था और पाकिस्तान ने इसमें पेशरफ्त की है। और ये बहुत ही अहम मौका इसलिए भी है क्योंकि गुरु नानक की 550वीं ये सालगिरह का भी मौका है, जो कि एक बहुत ही अहम रुतबा रखता है, जगह रखता है सिख यात्रियों के दिलों में, और पूरी सिख कम्युनिटी के लिए ये बहुत अहम एक वाक़या है। अब वो बाकायदा पाकिस्तान आ सकते हैं। और कल मैं देख रही थी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी दिखाया जा रहा था क्योंकि कल्चर बड़ा सिमिलर है। सिख यात्री पाकिस्तान आके ना सिर्फ बाबा गुरु नानक की गुरुद्वारे पे जा रहे थे, बल्कि बाबा फरीद शकरगंज के वहाँ पे भी गए। और जब वहाँ पे उन्होंने चादर चढ़ाई तो उन्होंने कहा कि बाबा फरीद शकरगंज की जो पोइट्री है वो हमारे ग्रंथों में शामिल है, तो हम सुबह उसको भी पढ़ते हैं। ये भी हमारी रिलीजियोसिटी का ताल्लुक है। और वाकई जो दिलों के तार मिले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी खूबसूरती है ह्यूमैनिटी का, जो आपसी भाईचारा है, जिससे मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि 10 o'clock ऑनवर्ड्स आज न्यूज़ ने एक खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है। आप देख सकेंगे ये करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग की सेरेमनी, इसका संगे मील रखे जाना, इसका इफ्तिताह, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ख़ुद शामिल होंगे। इंडिया से भी हम देख रहे हैं कि 2-3 मिनिस्टर्स मुतवक्के हैं जिनका ताल्लुक सिख धर्म से है। सो लेट्स होप कि ये एक बहुत ही अहम संगे मील साबित हो पाक भारत ताल्लुकात में। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो आप चले जाएंगे स्पेशल ट्रांसमिशन की तरफ। मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक। और हम वापस आ गए, और जितनी तेज़ी से गए थे उतनी तेज़ी से वापस आ गए। बर्क रफ्तारी की बात हो रही है। आपकी हमने मुलाकात करवाई मुईद बलोच से। नाउ ही इज़ लाइव विद अस इन आवर स्टूडियोज़। अस्सलाम वालेकुम मुईद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं रोमा अल्ताफ़। यू आर हिज कोच एंड आईड लाइक टू वेलकम यू एज़ वेल। मुईद, सबसे पहले तो फुटबॉल का शौक़ था, उसके बाद भागना कैसे शुरू कर दिया तुमने? देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि भाग दौड़ होता क्या है। नेशनल कोचिंग सेंटर में कोई इवेंट हो रहा था, मैं उस वक्त मैट्रिक क्लास में था। अच्छा। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया कि कोई चैम्पियनशिप हो रहा है, तुम भाग लोगे, भाग सकते हो। तो मैंने मेरे प्रिंसिपल को बोला तो भाग लूँगा, मैं तो फुटबॉलर हूँ, मेरे लिए भागना कोई बड़ी बात नहीं है। सही। तो मैं फुटबॉल के जोगर्स वगैरह अपने लेके तो एनसीसी में पहुँचा। वहाँ पे बहुत सारे एथलीट आए हुए थे, बहुत रश था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत अच्छी जगह पे आऊँ। पहले फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल में तो इतनी ये चीज़ नहीं है ना। सही। तो जब अपने फुटबॉल के जोगर वगैरह मैंने पहने तो अपना मेरा पहला रेस था 100 मीटर, उसमें मैंने
अपने सब कुछ किए, मतलब बेटा में ओन्यू मार्क में, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ओन्यू मार्क में बैठते कैसे हैं, भागते कैसे। तो ओन्यू मार्क सेट गो हुआ तो बाकी इसलिए निकल गए, मैं उनके पीछे निकला, लेकिन फिनिश मैंने उनसे पहले किया। तो मेरे कोचेस भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे फिर बोला तुम और तेज भाग सकते हो, तुम और ज़्यादा कर सकते हो। तो फिर तुमने अपनी टेक्निक पे काम करना शुरू किया, फॉर्म पे, टेक्निक पे, जो कि इम्पोर्टेंट। फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया, तो फिर अब मुझे पता चला कि मतलब कितना अच्छा चीज़ में है, मैंने एंट्री मारा है। तो मोहित, अब फुटबॉल पीछे रह गई, अब यही एथलेटिक्स, यही रनिंग मेन चीज़ है तुम्हारे लिए? क्योंकि अब मुझे यही लगता है कि मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ। अच्छा, तो थैंक यू रोमा फॉर हैंड पिकिंग हिम, फॉर ग्रूमिंग हिम। आपने इनमें क्या ख़ास बात देखी? एक तो खुदादार टैलेंट है कि माशाल्लाह ही हैड द स्पीड, व्हाट आर यू ट्रेनिंग हिम अबाउट? बेसिकली जब ये जिस तरह ये भाग रहा था, ही वाज वेरी यंग, 14 का था, ही वाज लाइक 9th वगैरह में, और इसका एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बेसिकली एनर्जेटिक बहुत था, एंड वेरी बबली लाइवली किस्म का बच्चा। और वो जिस तरह से उसने एक्चुअली जो आपके फुटबॉल के स्टार्ट्स होते हैं वो पहना हुआ था, और उसमें जिस तरह से भागा, तो फिर हमने ये सोचा कि स्पीड तो है, और वो एक एनर्जी भी है, बट ये है कि बस उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो फिर हमने बात करके स्कूल से और फिर पेरेंट्स से बात बहुत बड़ी बात होती है। अभी जैसे कायदे आज़म गेम्स का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, 100 मीटर्स इन अ लिटिल मोर देन 10 सेकेंड्स। वाओ, दैट्स लाइक थंडरबोल्ट, तुम फ्लैश हो गई। 100 मीटर का मैं वो एक हिस्सा बताता हूँ ना। 100 मीटर हम भागते हैं, एक रेस होता है, इस 10 सेकंड के लिए हम सालों साल मेहनत करते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता, जब हम 100 मीटर भाग रहे होते हैं बस वो देखते हैं कि ये 10 सेकंड का रेस भागा है, बस वो ये देखते हैं। जो सालों साल मेहनत करते हैं 10 सेकंड के पीछे, उनको ये पता है। तो तुम्हारे दिन की जो तुम मेहनत का जिक्र कर रहे हो, ये ट्रेनिंग कैसी होती है मोहित? दिन कैसे शुरू होता है? देखिए, सुबह मैं उठता हूँ, अपने क्या कहते हैं, सोचता हूँ चीज़ के बारे में कि आज मुझे क्या करना, क्या है खाना, क्या है पीना, क्या है, इस चीज़ पर सारा फोकस होता है। अगर खाना पीना अगर सही नहीं हुआ तो मुझे पता होता है कि मेरे आज का ट्रेनिंग मेरा सही नहीं होगा। इन चीज़ सब चीज़ों पे फोकस करता हूँ। कोचेस बताते हैं कि ये खाने पीने की जिम्मेदारी क्या है, अम्मी बना के देती है? वो तो अम्मी के हाथ का जो होता है वो तो खा लेते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। बताना पड़ता है कि अम्मी आज मुझे ये खाना है। कभी अम्मी को बताया नहीं है कि मैंने आज मेरे लिए ये पकाए वो पकाए। घर में जो पकता है उसको बस अच्छा खाता हूँ, ज़्यादा खाना होता है। बेसिकली उससे हटकर एक न्यूट्रिशन, ये एक्स्ट्रा इनकी कैलोरीज होती हैं, उसका इनटेक होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो फेडरेशन की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बच्चों को सपोर्ट मौजूद है, यानी एक कोचिंग तो उनकी टेक्निक इन्फॉर्म की है। व्हाट अबाउट द अदर एरियाज? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एथलीट्स, आज शुरू में रोमा हमारी बात यही हुई कि इट्स ऑल्सो अ गेम ऑफ माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर बॉडी। आपने पहले अपने जहन में विजुलाइज करना है कि आप कर सकते हैं, जीत सकते हैं। वहाँ पर किस किस्म की सपोर्ट और ट्रेनिंग इनको आप लोग देते हैं? देखिए, वही बात आती है, मेंटली आपको सबसे पहले तो मेंटल ट्रेनिंग होती है बहुत ज़्यादा। इनको एक सपोर्ट, बच्चों को अगर मेंटल बैरियर ख़त्म करना, बिल्कुल मेंटल बैरियर, और उनको बहुत ज़्यादा, उनको उसके अंदर आपको वही बात आती है कि अगर ये सुबह उठते हैं एथलीट्स, और अगर उनको फोकस करना होता है पूरा दिन का कि हमने सुबह का सेशन किस तरह करना है, किस एनर्जी के साथ, उसके बाद हमें कितना रेस्ट लेना है, और उसके बाद फिर हमें अपने नेक्स्ट शाम का जो सेशन है उसकी तैयारी किस तरह करें। हाउ डू यू हेल्प देम डील विद कम्पिटिटिव प्रेशर्स? यानी मोहित, किसी भी रेस पे जाने से पहले एक स्ट्रेस तो होता है ना, और उस वक्त एक उसको कहना चाहिए कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, नर्वसनेस भी होती है। उसको तुम अपने फ़ायदे में कैसे इस्तेमाल करते हो? देखिए, मैं बोर्ड के वीडियोस देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो कर क्या रहा है, क्या चीज़ नहीं कर रहा। एक चीज़ प्लेयर के अंदर होना चाहिए, जो प्लेयर कंप्यूटर के सामने खड़े होता है, सारे कंप्यूटर होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। मैंने बोर्ड से ये चीज़ सीखा है कि अपने फेस, मतलब हर प्लेयर को होता है कि वो रेस भाग रहा है, इसको प्रेशर तो होता है ना, लेकिन वो प्रेशर जाहिर नहीं करना चाहिए। दूसरे प्लेयर अगर देख लिया कि आप प्रेशर में हो तो वो आपको फायदा उठाएंगे, तो मैं इस चीज़ को जाहिर नहीं करता। मैं तुम जाहिर तो नहीं करते, मुस्कुराते रहते हो, माशाल्लाह तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत, इट्स वेरी बबली, इट्स वेरी चार्मिंग, लेकिन अंदर जो हो रहा होता है उसको कैसे डील करते हो? बस मैं लोगों के साथ मतलब वो करता हूँ, डांस कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें कर लेता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। कॉम्पिटिशन से पहले हमें 1 घंटा हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, वही है। और दूसरे हमारे जो बच्चे हैं, जब कंपटीशन होता है इससे पहले इनकी बाकायदा हम मेंटल काउंसलिंग करते हैं बैठकर। रोमा, आई वांट टू स्ट्रेस मोर अपॉन इट बिकॉज आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत इसी बात पे की कि यंगस्टर्स आर, अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर बीइंग अनेबल टू टेक द प्रेशर। तो आपकी उस काउंसलिंग में से हम कुछ टिप्स ज़रूर लेना चाहेंगे, बिकॉज दीज आर प्रोफेशनल एथलीट्स दैट यू आर कोचिंग। आम लोग जिनकी ज़िंदगी में कंपटीशन नहीं है लेकिन जहनी तनाव है, क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें बच्चों को एक ये जो रैट रेस होती है, जैसे हम अगर पढ़ाई की तरफ ले लें कि ग्रेड्स के ऊपर जो फोकस किया जाता है कि भाई आपके ग्रेड्स बहुत काउंट करते हैं, तो जिस तरह से पढ़ाई में प्रेशर डाला जाता है, सबसे पहले तो हमें इससे हटना होगा
जैसे हम अपने एथलीट्स को भी, जो बच्चों को भी हम कह रहे होते हैं कि जो कंपटीशन है उसकी तैयारी करा रहे होते हैं, तो हम उनसे कहते हैं आपने अपने टाइम के साथ लड़ रहे हैं, आपने अपने टाइम को बीट करना है। आप ये ना देखो कि आपके साथ आगे कौन बैठा है, या आप किसी एक को अपना बेंचमार्क ना बनाओ कि नहीं मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है, आपने अपने टाइम के साथ। तो ये चीज़ हमें बच्चों को सिखाना है। एग्जैक्टली, योर कॉम्पिटिशन इज विद यू एंड यू हैव टू यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। और इस तरीके से मोहित आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो सारी ट्रेनिंग है वो जीत के लिए ऑफ कोर्स, कि किसी भी रेस में जाता है हर एथलीट सोचता है कि मैंने कोई ना कोई मेडल लेना है, या तो गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज। शिकस्त के लिए लोग कैसे तैयार हैं? बिकॉज ज़िंदगी में कई दफ़ा रेस हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती, चीज़ें आपके खिलाफ भी हो जाती हैं, उससे कैसे बाउंस बैक करते हो? बस कुछ भी होता है मेरे ज़िंदगी में जो ट्रेनिंग के मुताबिक हो, मतलब पर्सनल लाइफ में वैसे भी मैं उन चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। यानी ट्रेनिंग में अगर टारगेट दिया कि बस इस टाइम को बीट करना है, उस ट्रेनिंग के राउंड के दौरान नहीं हुआ, तो उससे निकलते कैसे हो? ठीक है, मैं शुरू से मैं एथलेटिक कर रहा हूँ, मतलब अभी तक भी मेरे कोचेस मुझे टारगेट देते हैं हर चैंपियनशिप में, हर कंपटीशन में कि तुम्हें ये टाइम करना है। तो मैं अपना पूरा जान लगा के कोशिश करता हूँ कि कोचेस ने ये टाइम दिया, मैं इससे बेहतर करूँ, और हर कंपटीशन में अपना टाइम बेस्ट करता हूँ। एक तुम्हें 10 सेकंड्स मिलते हैं, एक मुझे 10 सेकंड्स मिलते हैं। हर ब्रेक से पहले कहते हैं बस 10 सेकंड्स रह गए अब आपके पास सब कुछ। थैंक यू सो मच रोमा, थैंक यू मोहित फॉर बीइंग हियर। उसी तरह स्पीड में आपका भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन करतारपुर कॉरिडोर, और इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। तो खुशी की खबर, बड़ी खबर यह है कि करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए सिद्धू समेत भारतीय वफ्द भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और ये वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा था। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि भारतीय वफ्द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। आज होने वाली इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। भारतीय पंजाब के वजीर सकाफत नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना था कि सरहद खोलने का फैसला दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाने के लिए अहम कदम है, और वो खासे खुश भी नजर आए। ना सिर्फ वो, बल्कि हमने देखा कि तमाम तर सिख बरादरी इस पर बहुत खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि 71 साल इंतजार करना पड़ा, सरहद के उस पार जो रूह थी वो तड़पती रही, और हम दूर से देखते रहे दूरबीन के जरिए, और आज हमें यहाँ आने का मौका मिला है। तो उनका ये कहना था कि इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं, और तमाम तासुरात जो जाहिर कर रहे थे उससे बार बार ये लग रहा था कि लफ्ज, खुशी इतनी ज्यादा है कि लफ्ज जबान का साथ नहीं दे रहे। दिल जो बयान करना चाह रहा है, जबान वो लफ्ज तलाश नहीं कर पा रही। ना सिर्फ ये, हमने देखा कि गवर्नर के साथ जब उनकी मुलाकात भी हुई कल, और मुश्तरका तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी कुछ मजाक और इस तरह के छोटे छोटे चुटकुले चलते रहे। जैसे ही गवर्नर साहब से मुलाकात हुई तो चौधरी सरवर को कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने कि आप कौन सी पिल्स ले रहे हैं, कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। पिछली मुलाकात में आप यंग थे, अब और भी ज्यादा जवान नजर आ रहे हैं। इसी तरह की बातें दूसरी जानिब से भी की गई। गवर्नर ने यह भी कहा कि अगर पंजाब की जानिब से नवजोत को मौका मिले कि वो इलेक्शन लड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो यहाँ से आसानी से जीत जाएंगे। जो उनकी शोहरत यहाँ पर पाई जाती है पंजाब में, और जिस तौर से लोग उन्हें पसंद करते हैं। जफ्फी का भी तस्करा रहा, कल हमने देखा बार बार जिक्र किया गया उस जफ्फी का, जो कि हमने देखा था कि जनरल के आर्मी चीफ के दरमियान, और जब तबादला हुआ था बातचीत का नवजोत सिंह सिद्धू का, जब स्पीच देने जा रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान पहली, और उन्होंने अपना हल्फ लिया था, तो उस जफ्फी का भी खासा तस्करा रहा था। बिल्कुल, कल जो है वो सिद्धू पाजी जो है वो छाए रहे हैं, और लाहौर में बहुत सी तकरीबात में उन्होंने शिरकत भी की, खूब जो है वो मुलाकातें भी की, गुफ्तगू भी की। बहरहाल आज का दिन बड़ा है भारतीय सिखों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि अम की जानिब पाकिस्तान ने एक और कदम बढ़ाया है। करतारपुर बॉर्डर का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा। इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी, जबकि सरदार हंस राज भी उनके साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के रहनुमा हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, और अब से थोड़ी देर बाद हमें सीनियर तजियाकार फरहान बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो अनवार, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले ये बताइएगा, आज करतारपुर बॉर्डर का संगे बुनियाद रखा जाएगा। बेशक एक बड़ा इक़दाम है उनकी जानिब जो पाकिस्तान ने उठाया है, सिंबॉलिकली इसकी कितनी बड़ी अहमियत है?
देखिए, सबसे पहले तो जो इसका असल मकसद है इस इवेंट का, और जो सिख कम्युनिटी जो तकरीबन 12 करोड़ के करीब है, उनका जो मज़हब उसके के हवाले से अहम तरीन मकाम है करतारपुर गुरुद्वारा जो है। तो सबसे पहले तो उस मकसद को ज़हन में रखना चाहिए था कि सिर्फ एक उनके मजहबी नुक्ता नज़र से उस कम्युनिटी को जो एक मौका दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, एक खुली पेशकश की गई है 18 अगस्त को वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फबरदारी के दौरान, जब आर्मी चीफ ने नवजोत सिंह सिद्धू को जब जफ्फी डाली तो उन्होंने कहा पंजाबी में कि शेरी की हाल है। तो वो सिद्धू साहब हैरान हो गए कि उनका निक नेम जो है इन्हें याद है। तो उसके बाद अगला मैसेज जब आर्मी चीफ ने दिया तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तोहफा बिन मांगे मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, भारत के लिए था, लेकिन खास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए था, जो कि पाकिस्तान के बारे में भी बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इस पेशकश की पाकिस्तान की इस जो कोशिश है इसको भारत किस नज़र से देखता है, क्योंकि भारत की भरल सिख कम्युनिटी उनके मुल्क की कम्युनिटी है। अगर उनको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है तो फिर भारत अपना वो एक कदम, जो कि एक छोटा कदम जिसको हमने कहा और हमने 2 कदम की बात की है, तो वो किस हद तक आगे ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जाता है तो वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले सिख कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपके साथ सिख बरादरी के रहनुमा हंस साहब भी बैठे हैं, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि सिख बरादरी क्या महसूस कर रही है आप। लेकिन पहले बात करना चाहेंगे तारिक चौधरी साहब से। देख लेते हैं कि फेडरली क्या माहौल देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई है। क्यों? क्योंकि इस तमाम तर जो लोग हैं चाह रहे थे कि इस तरह को कुछ हो, अच्छा इकदाम हो, दोनों मुल्कों के दरमियान एक अमन के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया जाए। क्या माहौल आपने देखा है चौधरी साहब वहां इस्लामाबाद में, और इस हवाले से तमाम सियासी रहनुमा क्या कहते हैं? देखिए, अभी जिस तरह अनवार कह रहे थे कि ये जो एक इशू ऐसा है, ये जिस स्पेस को पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वेलकम किया जा रहा है, बुनियादी तौर पर ये सियासी इशू है ही नहीं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन और रिलीजियस इशू है। देखिए 70 साल से ख़ास तौर पर 1965 की वॉर के बाद, उससे पहले हमारे यहाँ तकसीम के आज़ादी के बाद भी आना जाना लगा रहता था। हमारे लोग आते थे, पाकिस्तान से भी लोग जाते थे। लेकिन अब ये जो मकाम है करतारपुरा, जहाँ बाबा गुरु नानक देव जी की आखिरी आरामगाह है और जहाँ ज़िंदगी के उन्होंने 18 साल गुजारे आखिरी, वो वहाँ पर दफन है। हालत ये थी कि BSF की एक पोस्ट थी दूसरी तरफ, वहाँ BSF की एक उन्होंने उसकी मचान पे एक दूरबीन लगाई हुई थी और सिख यात्री जिनके लिए ये एक मुकद्दस तरीन मकाम है वो वहाँ से दूरबीन से उसका नज़ारा करते थे। अब ये हमारी हुकूमत ने, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी हुकूमत ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है कि दुनिया में रहने वाले और ख़ासतौर पर इंडिया में रहने वाले जो 11-12 करोड़ सिख बरादरी है, उसके लिए एक ऐसे मकाम को खोल रहा है जो उनके लिए कीर्तों का मरकज़ है। अब वो अगले साल जब यहाँ आना जाना शुरू हो जाएंगे, उसका तरीकाकार जो भी हो, वो 1 दिन के लिए आए, वो 2 दिन के लिए आए, वो परमिट पे आए, वो वीज़े पे आए, हमारी तरफ यही है कि वो परमिट पर आएंगे। उनके लिए इस मकाम को खोल देने का मतलब ये है कि आपने दुनिया के लाखों करोड़ों सिखों के मजहबी अकायद का एहतराम किया है, और जब वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए इससे बड़ी मुबारक बात और कोई नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, रिलीजियस इशू है, इसको सियासत से हट के देखना चाहिए। और ये एक ऐसा एक इक़दाम है, दुनिया भर के लोग, जो लिबरल लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, सब ने इसको वेलकम किया है। इसलिए कि किसी भी तबके का, किसी भी एक कम्युनिटी के मजहबी सिख कम्युनिटी के लिए तो ये बहुत ही बेहतर हुआ है। अब जरा लाहौर स्टूडियोज का एक बार फिर रुख करेंगे। सरदार हंसराज साहब चूंकि वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के रहनुमा भी हैं। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन आपकी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत की जानिब से इनिशिएटिव नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने आपकी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो इंडिया में भी रहती है, पाकिस्तान में भी रहती है। आप लोग आपस में मिल भी सकेंगे और जो आपका सबसे मुकद्दस मकाम है, अब उसकी ज़ियारत भी आसानी से हो सकेगी। देखिए जी, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का भी, आपके तोसा से मैं सबको। हमें इस हफ्ते में 2 बढ़िया खुशी मिल रही हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 23-24 को हमारा गुरु नानक साहब जी का जन्मदिन था। सही। तो वो बहुत बड़ी तकरीब थी, पूरी दुनिया से वहाँ सिख बरादरी हमारी आई हुई थी। और उससे भी अगर देखे जाएँ तो ये जो लम्हे हैं, मैं इसके लिए खुशी का लफ्ज़ तो बहुत कम पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया से। और आप यकीन माने कि इस टाइम इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, पूरी वर्ल्ड से जो भी सिख बरादरी आई हुई है, उन्होंने अपनी
सीटें पीछे करवा दी हैं कि यार ये प्रोग्राम, ये लम्हे हम अपनी आंखों से देख लें कि पाकिस्तान में जो इज्जत, जो एहतराम, जो वक़ार सिख कौम को मिला है। क्योंकि हमारा देखें ना, हमारा किबला काबा जो है ना वो ननकाना साहब और करतारपुर साहब है। एग्जैक्टली सिख के लिए जो भी सबसे मुकद्दस तरीन जगह है वो ननकाना साहब और करतारपुर साहब है जी। और मैं इस लम्हे बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ। क्योंकि हमारी अरदासें जो हम दुआ करते हैं ना, उसमें हमारी यही अरदास होती थी कि हमें ये दर्शन नसीब हों। हमारे जो इंडिया से भाई थे वो वहाँ रोते थे, वहाँ दूरबीन से वो क्या दर्शन करते हैं। अब वो खुद आके चल के वो जगह, वो लम्हे वो महसूस करेंगे, वो उस जगह को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, तो आप समझें कि उनके दिल पे उनके लिए कौन सा वक्त होगा, उनके लिए एक समझे कि नया जन्म है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी गवर्नमेंट का और आर्मी चीफ साहब का भी, जिन्होंने कि एक जफ्फी में ही सारा सौदा, सारा रौला ही मुका दिया। ये सालों का रौला था, 70-71 साल का, वो एक जादू की जफ्फी में सारा जो है ना मसला सीधा हो गया। और हम शुक्रगुजार भी हैं और दुआ गो भी हैं कि इसी तरह जो मोहब्बत है, आपके तासुरात, यकीनन जो खुशी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और आपके तासुरात आपसे और भी जानेंगे। कुछ ओवरऑल सूरत हाल भी जान लेते हैं। करतारपुर बॉर्डर का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा और तकरीब में वजीर आजम इमरान खान भी शरीक होंगे। इसकी तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िया उल हक। तो ज़िया बताइएगा इस वक्त कैसी तैयारियां हैं करतारपुर राहदारी पर और सिक्योरिटी के इंतजाम भी जरा बताइएगा, चूंकि एक बड़ा मेला सजेगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा करतारपुर में। अच्छा। जहाँ करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब आज से चंद घंटे के बाद शुरू होने जा रही है। रात भर सिख यात्रियों का और मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहा है, जिसके तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिनमें रेंजर, पुलिस और उसके सारे अमले ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जगह जगह वॉक थ्रू गेट, सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस तमाम तकरीबात की सिक्योरिटी को जो है वो फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। हेलीपैडों की तामीर जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मेहमानों की गाड़ियों की पार्किंग अलग से तैयार है और अब तो ये कहा जा सकता है कि पंडाल सज चुका है, स्टेज तैयार है, सिर्फ इंतजार है वजीर आजम इमरान खान और जनाब उनके साथी वज़ारा का। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा ज़िया कि चूंकि एक बड़ी तादाद में हमने देखा कि जब तैयारियां की जा रही थी उस वक्त भी लोग यहाँ पर आ रहे थे और एक पिकनिक पॉइंट का सा समा था यहाँ पर, लोग खासे खुश हैं, देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी होने जा रही है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे और सिख यात्रियों की क्या तादाद है यहाँ पर अंदाजन? जी, मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो जज्बा खैर सगाली है उसको सराहने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सिख यात्री थे उनकी तो बहुत बड़ी तादाद का सिलसिला जब से ये तकरीबन एक हफ्ते से वो ग्रुपों की शक्ल में यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सिख इस्लाम को सराह रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ साथ सिखों के साथ साथ इर्द गिर्द के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी अपने इन अकलीती भाइयों की जो उनको इतना बड़ा ये इनकी राहदारी खोली है उनकी भी खुशी दीदनी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इसमें हम अकलीती बरादरियों के उनकी इबादतगाहों का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जी चलें, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। अब इस्लामाबाद स्टूडियोज का एक बार फिर रुख करते हैं और फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, ये जो इनिशिएटिव लिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, नई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, यकीनन पाक फौज का भी इसमें एक बड़ा हाथ है, अमन की जानिब पाकिस्तान ने एक और हाथ बढ़ाया है। आप क्या कहेंगे, इसको बड़ा ब्रेक थ्रू कहेंगे जो आज राहदारी का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा, या फिर फ़कत एक अमन की जानिब एक कदम ही आप इसको समझ रहे हैं? जी शुक्रिया। चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख एक ऐसी रही है कि अमन की जानिब कदम पहले भी बढ़ाने की माजी में कोशिश की गई है लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। ये भी अमन की जानिब एक कदम की शुरुआत हो सकती हैं। अच्छा, क्योंकि आखिर में अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपने मसाइल को हल करना है, अपने जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म करना है, तो फिर वो मुमकिन नहीं है जब तक कि कश्मीर के मामले पे कोई पेशरफ ना हो। वो तो एक सियासी बात है। लेकिन आज के इस मौके की मुनासबत से, चूँकि पहले जादू की जफ्फी का जिक्र किया गया, वो जादू की जफ्फी तो बहरहाल अपनी जगह पे थी लेकिन उसकी एक लंबी तारीख़ है। यहाँ पे जो हमारे पुराने सफारतकार हैं वो ये कहते हैं कि करतारपुर साहब का
गुरुद्वारा करतारपुर साहब के हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी पेशकश की है माजी में हिंदुस्तान को कि भाई ये एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन मामला है जिस पे कुछ हल तलाश करना चाहिए ताकि ये जो सिख हजरात हैं, यात्री हैं, वो यहाँ पे आराम और सुकून से आ सकें, अपनी इबादत कर सकें और एक बेहतर उन्हें फ़िज़ा मिले। लेकिन उस पर पेशरफ नहीं हुई और इसकी कुछ वजूहात तो हिंदुस्तान में जो उनकी डोमेस्टिक सियासत है उसके हवाले से हैं, और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने ये तस्लीम नहीं किया कि जो मजहबी जगह हैं किसी मजहब की भी हों वहाँ पे एक बिल्कुल आराम और सुकून से लोगों को एक्सेस होना चाहिए, ना कि ये कि आप उन्हें मुतनाज़ बना दें। मुझे बिल्कुल करनी चाहिए। और मुझे वो वाक़या याद है आगरा समिट में जब मुशर्रफ साहब तशरीफ ले गए थे और वाजपेयी साहब से मिलने के लिए वहाँ पे समिट हुआ था, हम सब वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी था, और हमें बड़ी मायूसी हुई जब ये खबर आई कि जनाब अजमेर शरीफ आपका जाना नहीं हो सकेगा। मुशर्रफ साहब को भी शायद वही अंदिया दिया गया हुकूमत भारत ने कि जी आप अजमेर शरीफ नहीं जा सकते। हम बाकी जो जाने के लिए बहुत दिलचस्पी रखते थे उन्हें भी ये कहा गया कि आप अजमेर शरीफ नहीं जा सकते। भाई अगर अजमेर शरीफ चले जाते, जो कि बड़े मशहूर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाह है, जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, तो क्या क़यामत हो जाती। यही वो मसाइल हैं जिनकी वजह से फ़िज़ा ख़राब होती है, और फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मजहबी इबादत गाहों तक रसाई किसी भी मज़हब की हो उसे आसान बनाना चाहिए। आज ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब का मामला हुआ है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा कदम होगा अगर वो भी हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक रसाई के लिए मुसलमानों के लिए भी कोई मौक़े फराहम करें ताकि तो आगे चले। वीज़े नहीं दिए थे पाकिस्तानी ज़ायरीन को, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कि ज़ायरीन को वीज़ा नहीं दिए, बल्कि वो एक हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बाहमी एक मुआहदा है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद अगर वो बॉर्डर पे आ जाएं तो वहाँ से उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वजह बताने की ज़रूरत पड़ती है कि वो दूसरी तरफ क्यों जाना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक भारतीय सहाफ़ी इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि जी अमृतसर से वो आए हैं, अपने अमृतसर से उनका ताल्लुक़ है, और जब वो वाघा बॉर्डर पे वो तशरीफ़ लाए तो इंडिया की साइड पे उन्हें इतनी मुश्किलात हुई, और जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो कागजात पूरे थे, उन्हें थोड़ी देर में हमारे बॉर्डर के पे लोगों ने उन्हें उनके पेपर्स प्रोसेस किए और उन्हें आने दिया गया। ये वो मसाइल हैं जिन्हें बहुत जल्दी हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बिल आखिर तो लोगों का आपस में मेल जोल का जो एक सिलसिला अगर बढ़ेगा तो उससे पूरी की पूरी फ़िज़ा बेहतर होगी, और हम उम्मीद रखते हैं कि किसी न किसी दिन भारत हिंदुस्तान वो हकीकत देखेगा कश्मीर में जो कि और बहुत से लोगों को नज़र आ रही है, और बिल आखिर अगर कोई तस्फिया हो जाता है तो इस पूरे के पूरे खित्ते की फ़िज़ा बदल सकती है। अब आपका जो सवाल है उस पर मैं मुख्तसर ये कह दूं कि आज का जो ये एक तारीख़ी दिन है और ये जो वाक़या होने चला है, इस पे हमें बहरहाल इत्मीनान तो है कि एक मुस्बत जानिब एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन क्या ये हमारी तारीख मुस्तकबिल को बदल देगा, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। जी, ये कहना बिल्कुल बहुत कब्ल अज़ वक्त होगा। अनवार साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के एंड से हम देखते हैं कि एक एटीट्यूड ऑफ वेलकम जो है वो रहता है, जब दूसरी जानिब से यहाँ लोग आते हैं तो भी यहाँ से वहाँ लोग जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा हम्बल्ड होते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखा जाता है, और सियासी जो तमाम तर मसाइल हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए कतई नज़र करके या इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। ये एटीट्यूड इंडिया में क्यों मिसिंग नजर आता है? आपको क्या लगता है, क्या सियासी जो बैकग्राउंड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ना चाहते हुए भी हमें कुछ बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंच जाते हैं
पड़ोसी मुल्क है, इसलिए उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना पड़ता है। पहला तो ये मैं फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा कि हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि ये जो सिख बरादरी के ये खुशी के लम्हात हैं, इन तकमील तक पहुँचना चाहिए। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है, जिसके लिए हमारी हुकूमत ने भी और आर्मी चीफ ने भी ये स्टेप लिया है। अब आ जाए दूसरी तरफ, लेकिन इसको यकीनन आगे बढ़ने के लिए भारत की क्या सोच है। एक बात करूंगा, फरहान बुखारी साहब ने कहा है, आगरा समिट में मैं भी परवेज मुशर्रफ के साथ था, जब सरबराह मुमलिकत को आप 3 शहरों का वीजा देते हो, दिल्ली, आगरा और अजमेर शरीफ, और वफद को भी 3 शहरों का वीजा देते हो, आपके मेहमान हो, और फिर आप उनको जियारत के लिए अजमेर शरीफ ना जाने दें, तो उससे आप पूरा माजी से लेके मौजूदा दौर तक भारतीय सरकार की आप सोच जो है वो देख लें। अब मैं लिंक करता हूं मुख्तसर सा के सिद्धू साहब जब कल आए तो उन्होंने एक बात की कि ये मजहबी इशू को सियासत से दूर रखना चाहिए, हम एग्री करते हैं, लेकिन भारतीय पंजाब के वजीर आला का बयान आप सुन लें तो वो फरमा रहे हैं कि पहले पाकिस्तान आंखें दिखाना बंद करे तो फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। जिस वजीर आला की कम्युनिटी को इतनी बड़ा तोहफा दिया जा रहा हो और वो बाज ना आ सका हो नरेंद्र मोदी की दोस्ती में कि वो इस मौके पे ये बयान दे रहा हो, तो फिर आप किसी खुशफहमी में ना रहें कि भारत की एक लंबी तारीख है कि किस तरीके से हमें धोखा दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने वहां मुसलमान कम्युनिटी के साथ क्या किया है, तो सरबराह मुमलिकत तक को नहीं जाने दिया उस मिजार पे। तो इसलिए हमें कोई खुशफहमी में तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए, बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल अमन की जानिब तो पाकिस्तान ने हमेशा कदम उठाया है, कदम बढ़ाया है और हमेशा बढ़ाता रहेगा। और यही हम देख रहे हैं कि अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अमन की जानिब जो है वो कदम आगे बढ़ाया है और यकीनन आज जो राहदारी का क़याम अमल में लाने के लिए पाकिस्तान जा रहा है, एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान की जानिब से सादिया। और जैसे कि खुद भारतीय साफी का मैं एक बयान पढ़ रहा था, भारतीय साफी राजदीप का, कि वो खुद कह रहे हैं कि करतारपुर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की जानिब से गुड है, लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल सिद्धू की वज़ीर आज़म इमरान खान से दोस्ती जो है वो मिसाली बनती जा रही है, हम देख रहे हैं। और एक बार फिर सिद्धू पाकिस्तान आए हैं और वो करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में आज शिरकत भी करेंगे। बिल्कुल, सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर से मुतालिक इमरान खान के फैसले की दिल खोल कर तारीफ भी की थी। वेलकम बैक अगेन। करतारपुर राहदारी अमन की एक राह जो कि आज सिख बरादरी के लिए नहीं बल्कि दोनों मुल्कों में इस तरह के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक ज़बरदस्त मौका पाकिस्तान ने ना सिर्फ सिख बरादरी को बल्कि दीगर अवाम को भी दिया, जो इस अमन से कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, खुशी हासिल कर सकते हैं। और ये खुशी का माहौल हम सिर्फ और सिर्फ सिख बरादरी में नहीं देख रहे, हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं। और यही खुशी की लहर हम देख रहे हैं कि भारत में भी पाई जाती है। वो तमाम अमन पसंद लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिन बातों पर अमन कायम किया जा सकता है कायम हो सके। हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं लाहौर और इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे साथ अनवार हाशमी साहब मौजूद हैं, खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सिख बरादरी के रहनुमा है पाकिस्तान में सरदार हंसराज साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है तारिक चौधरी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और सीनियर तज्जियाकार फरहान बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हंसराज साहब, खासी देर से आप भी खामोश हैं, आपसे बात करना चाहूंगी मैं। और चूंकि कल हमने देखा कि नवजोत साहब जब बात कर रहे थे पंजाबी में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ कनेक्शन बन रहा है भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में। आप इन तासुरात का इजहार मुझे ऐसा लगता है जब पंजाबी में करेंगे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। पंजाबी में आपसे जानना चाहती हूँ कि जेड़ी सिख बरादरी है वो किंज महसूस करन डई है, ना सिर्फ इत्थे उत्थे भी किंज लगन डिया है, लोगों नूं खूबसूरत मनाजर वेखण नूं मिलणगे, एक वड्डी तादाद च लोग इत्थे आए ने, तुसीं किंज इजहार करोगे तमाम तर ख्यालात दा? सादिया जी, सब तो पहले तो मेहरबानी कि तुसीं सानूं याद कर लिया। तो उस तो बाद मैं गल करांगा गुरबाणी तो जिक्र करांगा कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, कि अज वो सतगुर ने नदर कर दी है। तो अज जी खुशी का लफ्ज़ बहुत छोटा, मैं पहले भी अर्ज की सी कि असी अज समझने कि साढ़े एक नवा जन्म हो रहा है। वो जन्म क्यों हो रहा है? कि वो जन्म इस करके कि वो लोग जिहड़े कि बिल्कुल उदास सन कि दर्शन नहीं हो सकते। देखो कि एक मुसलमान है, वो वास्ते हुंदा सब तो वड्डी उहदी ख्वाहिश ये हुंदी है कि मैं हज की सादत हासिल कर सकां। इसी तरह सिख कौम की जिन्ने भी जिथे भी रहेगा दुनिया के जिस कोने के भी वो सब तो अगर पूछो कि वड्डी तो वड्डी उहदी ख्वाहिश की है, उहदी की तमन्ना है, तो ये होएगी कि मैं ननकाना साहब का गुरुद्वारा साहब ते करतारपुर साहब के गुरुद्वारे के दर्शन कर सकां। तो अज वो एक मौका वो वास्ते एक राह बन रही है। तो मैं समझना वा कि अगर नेक नीयत नाल साड़ी तो नीयत साफ है, सारी दुनिया को पता है, जी दूसरी साइड है उन्होंने नीयत साफ होनी चाहिए है
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ CPEC ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ एक अमन वास्ते जो है ना नवा रास्ता खोल रहा है। साहब आप यही समझ लें कि राहदारी बना के भी पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर रहा है। खैर आपकी खुशी बड़ी दिखनी है चेहरे से जो है वो आया है। अब जरा तारिक साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा ये जो आज राहदारी की संगे बुनियाद रखा जाएगा, इवेंट तक इसको बस महदूद रहना चाहिए या फिर मामला डायलॉग तक अब जाना चाहिए? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग मुकम्मल तौर पर बंद है, गेट खुल जाए आज? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं और ये जो मुज़ाकरात का अमल है, ये एक ऐसी मेज़ है जिस पर एक तरफ पाकिस्तान हमेशा बैठता है, लेकिन इंडिया कभी तो मेज़ पर बैठकर उठ जाता है और कभी बैठता ही नहीं है। आपने गुज़श्ता चंद सालों में देखा होगा कि जब भी मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा होती है, जब भी कोई बैनुल-अक़वामी दबाव आता है या हालात का जबर होता है या पाकिस्तान की कोशिश होती है, उसमें भारत जो है कभी मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर उसके बाद किसी न किसी हिले बहाने से उड़ जाता है। कभी पठानकोट के वाक़े के बहाने से, कभी वो किसी और वाक़े के बहाने से, कभी समझौता एक्सप्रेस का वाक़या होता है, कभी बम्बई के हमलों को बहाना बनाया जाता है और भारत मुज़ाकरात को सबटाइज कर देता है। देखिए सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो सार्क मुल्कों की एक डिप्लोमेटिक एक ऑब्लिगेशन है। 2 साल पहले पाकिस्तान ने सार्क जो मुज़ाकरात होते हैं, सार्क समिट होती है, उसकी पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी, लेकिन भारत ने मौके पे ना सिर्फ खुद उठा बल्कि उसने 2-3 अपने साथी जो हमारे सार्क के मेंबर्स हैं उनको मिलाया और उनकी तरफ से इनकार करके उसको सबटाइज कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की जो लीडरशिप है, भारतीय जो नेता हैं, वो हमेशा हर चीज़ को, मज़हब को, ह्यूमैनिटेरियन इशू को, कल्चर को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को सियासत की नज़र से देखते हैं। अब अगले साल मई 2019 में भारत में आम चुनाव हैं। आप देखिए मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत है। लेकिन इस मामले में यानी भारतीय जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह साहब, उनका रवैया भी वही है और जो मरकजी सरकार उसका रवैया भी वही है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, उन दोनों तरफ में ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों मकामात हैं जो लोगों के लिए मुकद्दस मकामात हैं। हिंदुओं के लिए लाहौर में राजा लू का मज़ार है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक उनकी यादगार है। सिखों के लिए कसूर में, ननकाना साहब में, शेखुपुरा में, लाहौर में, हसन अब्दाल में ऐसे 25-30 मकामात हैं जिनकी याद जो है जिनसे वाबस्ता है गुरु नानक देव जी से। अच्छा, इसी तरह हम अगर देखें बरसपुर में रहने वाले, आपने जो बात उठाई है ना नफरत की बात है, ये जो एक पेज पर चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, बीजेपी की हुकूमत हो, मरकज में हो, सूबे में हो, एक तो भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो, एक पेज पर होती है नफरत के मामले पर। फरहान साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है, जरा शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। देखिए इस सूरत हाल का एक पस मंज़र है और वो भी बड़ा दिलचस्प है। मुख्तसर वो ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये पेशकश डायरेक्टली सिद्धू साहब को की, तो और वो जो जफ्फी की बात है, जादू की जफ्फी का जिक्र हुआ, तो उसके बाद हिंदुस्तान में कितना तनाज़ा खड़ा हुआ। अब साल से हिंदुस्तान ये कहता आ रहा है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े फ़ैसले ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी पे ये फ़ौज करती है। अच्छा जी, अगर हम उनकी बात मान भी लें, क्योंकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है, अगर मान भी लें तो भी अब फ़ौज ने फ़ैसला किया है तो उस पर भी आप नाखुश हैं। कितना वहाँ पे तूफ़ान खड़ा हुआ है, या फ़ौज ने क्या फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन फ़ौज ने ये फ़ैसला कन्वे किया, आर्मी चीफ ने कन्वे किया, तो आप किसी तरह खुश होने को तैयार ही नहीं है। फौज ज़रा प्रोमिनेंट एक रोल इसमें किसी मामले में ले, जैसे यहाँ पे हुआ, उस पर आपको तकलीफ, फौज बिल्कुल पस मंज़र में चली जाए तो फिर आपको तकलीफ, आप कहते हैं कि नहीं जी वो तो फैसला आपके यहाँ तो फौज ही करवाती है। तो फिर आप ये बताएं कि आप खुश किस तरह हैं, क्या वो एक आइडियल सिचुएशन है? मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रहा फरहान साहब, इंडिया जो है ये आइडियल सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रहा, चूंकि हमारे पास अब लास्ट मिनट ही बाकी रह गया है। अनवार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर ले लेते हैं। अनवार साहब, आपको क्या लगता है, शॉर्टली बता दीजिएगा, वी हैव 1 मिनट, कितना फायदा हासिल होता है इंडिया को इस तरह की हेट्रेड को फैला के या इस तरह की कमेंटिंग करके, जो लोगों को सुख तो नहीं देता कम से कम? देखिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई है और बड़ा अफसोस का मकाम है कि भारत जो इतनी बड़ी रियासत है उसकी बीजेपी अभी तक वो फरसूदा ख्यालात से बाहर नहीं निकल पा रही, जिसकी वजह से हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सिद्धू साहब को भी कल ये कहना पड़ा कि अगर कांग्रेस आएगी तो ताल्लुकात। जी सॉरी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी।
जाहिर है कांग्रेस के बारे में सिद्धू का ये कहना है कि अगर वो आई तो उन्हें तवक्को है कि ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे, अदरवाइज जो है नरेंद्र मोदी से कोई तवक्को ना रखे, क्योंकि कल भारतीय सहाफी लाहौर में आए हुए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, तो वो भी यही इशारा दे रहे थे कि उसकी सोच से आवाम के भी एक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बहुत तंग है कि किस तरह इस जनूबी एशिया में पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि कोई पाकिस्तान ने ऐसा एडवेंचर भारत के खिलाफ नहीं किया। भारत की बहुत लंबी लिस्ट है, बलूचिस्तान में है, जलालाबाद के कौंसल खाने से है, कंधार के कौंसल खाने से ऑपरेट होता है, वीडियोस हम दुनिया को दिखा चुके हैं। कश्मीर में दरअंदाजी का इल्जाम दुनिया में हम पे खत्म किया तो उसने उनके चेहरों पे गोलियां मारनी शुरू कर दी है। तो एक लंबी फहरिस्त है, भारत की सोच समझ से बाहर है कि अपनी कम्युनिटीज को भी फैसिलिटेट नहीं करते, उनके लिए भी जमीन तंग कर रहे हैं। तो जिस तरह ये राहदारी को अगर कोई जरा भी सूझबूझ है, तो कल हमारे सदर मुमलिकत ने भी भारत को ऑफर की है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल अनवार साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और जिस तरह से पाकिस्तान रिस्पेक्ट करता है तमाम अपनी जो कम्युनिटीज हैं तमाम को रिस्पेक्ट करता है, चाहे उनका ताल्लुक माइनॉरिटी से हो या मेजॉरिटी से हो, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया को भी रिस्पेक्ट करना होगा। बहरहाल ये खुशी का मौका है, एक राह खुली करतारपुर ना सिर्फ सिख बरादरी के लिए बल्कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनता जा रहा है करतारपुर साहब के लिए, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। यकीनन ये बहुत अहम इवेंट होने जा रहा है, जिस हवाले से हम आपको अपडेटेड रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।